अच्छा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास 12 वोल्ट राइज किया, तो 12 वोल्ट राइज में लिख देता हूँ कि 12 वोल्ट का राइज हुआ, और उसके अलावा लूप में देखें तो ये भी फॉल है, ये भी फॉल है। सो इज इक्वल टू फॉलिंग वोल्टेज क्या है, एक 4 वोल्ट है, प्लस ये कितने हैं 8 वोल्ट। तो जो वोल्टेज राइज कर रहा है वही वोल्टेज हमारे पास फॉल कर रहा है। तो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट राइजेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट ड्रॉप्स। ये दोनों इक्वल होते हैं इन अ लूप। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहे थे, तो टोटल मिलके हमारे पास 12 वोल्ट बन गए। तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि वाई जो इसके इधर वोल्टेजेस आएंगे इस और इन दो पॉइंट्स के दरमियान, वही वोल्टेज यहाँ और यहाँ होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे हैं, इधर 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और ये 6 वोल्ट हैं, हालांकि इधर तो इधर तक ये 12 वोल्ट है, तो ये 12 वोल्ट ही इसके ऊपर आने चाहिए। खैर, अभी इसके ऊपर हमने फर्ज किया 4 वोल्ट इधर ड्रॉप हुए, 8 वोल्ट इधर हुए, तो हमने देखा कि राइज और फॉल हमारे पास जो किरचॉफ किसी भी सर्किट के अंदर जो राइज और फॉल है वो उन जो राइजिंग वोल्टेज है उनका सम और जो फॉलिंग वोल्टेज है उनका सम, वो दोनों इक्वल होते हैं। जिस तरह करंट के लिए हमने किया था, उसमें हमने कहा था कि मैं अगर इसको जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उसको इस तरफ ले आऊं लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, सुमेशन लूप वोल्टेज राइज माइनस सुमेशन लूप वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो इधर से साबित हुई कि वोल्टेज राइज माइनस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0, या दूसरे अल्फाज में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको आप नेगेटिव रखेंगे और जो वोल्टेज राइज है उसको आप पॉजिटिव लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 0 ही होंगे। तो ये भी हमारे पास एक लॉ है सर्किट्स का। अभी ये एक छोटा सा हम सर्किट बना लेते हैं जिसके अंदर ब्लॉक्स हमने बनाएंगे, लेकिन आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में जो सर्किट होगा उसके अंदर भी इसी तरह के किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये अभी हमारे पास बिल्कुल बेसिक से हैं। सो ये हमने एक सर्किट बना लिया। इसके अंदर उसी तरह से ये हमारे पास ए नोड, बी नोड, सी नोड, डी नोड, ये x1 ब्रांच, x2, x3, x4, x5, x6 ब्रांच हो गई। और हम जस्ट फॉर टाइम बिंग हम कह लेते हैं कि ये मेरे पास वोल्टेज इस तरह से हैं, इसके वोल्टेज इस तरह से हैं V2, इसके वोल्टेजेस हमारे पास कुछ इस तरह से हैं V3, इसके वोल्टेजेस हमारे पास V4, और इसके वोल्टेजेस हम V5, और इसके हम वोल्टेजेस लिख देते हैं V6। सो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी लूप के अंदर जितना वोल्टेज राइज है वो इक्वल टू वोल्टेज फॉल होना चाहिए। चाहिए क्या होता है, आप जो भी सर्किट बनाएंगे ये दो लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दोनों ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। लेकिन ये जब हम सर्किट एनालिसिस या सिंथेसिस करते हैं तो तब हम ये खुद से उनके ऊपर यूज करते हैं, क्योंकि ये नेचुरली किसी सर्किट के अंदर ये चीजें हो रही होती हैं। तो हम पहले लूप ले लेते हैं x1, x2, x3। सो लूप x1, x2, x3 जिसमें ये तीन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो ये लूप बनता है। तो इसमें वोल्टेज राइज क्या हो रहा है, अच्छा लूप की मैंने डायरेक्शन रखी है इस तरह से कि लेट्स सपोज करंट इस तरह से गुजर रहा है, तो V1 वोल्टेज राइज कर रहा है, V2 फॉल सॉरी V2 भी राइज कर रहा है, नेगेटिव सेंटर हो रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो वोल्टेज राइज V2 प्लस, और V3 ये नेगेटिव से करंट निकल रहा है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास वोल्टेज फॉल है, मैं इक्वल टू लिख दूंगा V3 के। तो हमने इस लूप में देखा ये इस तरह से था। इसी तरह से जब हम इस लूप में देखें कि लेट्स सपोज करंट इस तरह से गुजर रहा है, तो हम कहेंगे कि लूप x3, x4, x5 के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं जिस लूप में, उसके अंदर वोल्टेज राइज कौन सा हो रहा है,
V3, और इधर कौन सा, इधर वोल्टेज फॉल हो रहा है, इधर भी वोल्टेज फॉल हो रहा है क्योंकि एंटर पॉजिटिव से एग्जिट नेगेटिव से, इधर भी एंटर पॉजिटिव से करंट हो रहा है, नेगेटिव से एग्जिट कर रहा है। तो V राइज V3 था, V फॉल V4 था और V5 था करंट। एंड हम अगले लूप पे जाके देखते हैं जो हमारे पास है ये वाला लूप। तो इसमें अगर देखें जो लूप हमारे पास X5 X6 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इसमें हमने कहा करंट की डायरेक्शन ये है। तो इधर वोल्टेज राइज यहाँ पे किया V5, तो वोल्टेज ड्रॉप किधर हो गया V6 पे, करंट नेगेटिव से एंटर, तो V5 इज इक्वल टू V6 हो गया। तो ये जो हमारे पास इस तरह से हम जो सा ना जितने भी हम लूप्स बनाएंगे उसके अंदर ये लाजमी लगेगा। आप अभी तो हमने ये सिंपल लूप लिए, अगर आप इस तरह से लूप बना लें एक, तो इसमें भी देख लें वोल्टेज राइज हमने लूप बनाया ये, जिसके अंदर X1 X2 X4 और X5 कंपोनेंट्स हैं। तो इनके अंदर जो वोल्टेज राइज हो रहे हैं, V1 राइज हो रहा है, V2 राइज हो रहा है, V4 फॉल हो रहा है, V5 भी फॉल हो रहा है। ये लें जी। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या लगा, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट राइजेस इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट फॉल इन अ लूप। तो हम इधर जो मर्जी लूप बनाए, चाहे ये वाला लूप बना लें, चाहे ये इस तरह से लूप बना लें, तो कोई भी लूप इस तरह से बना लें आपको ये लॉ वैलिड मिलेगा। सो आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर हमने दो लॉज को डिस्कस किया, जो कि किरचॉफ्स करंट लॉ था और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था। दोनों हमारे पास हैं, इनको हम अंडर द कैटेगरी ऑफ कनेक्शन लॉ कहते हैं कि ये हमारे पास गवर्न करते हैं उनको कि ये कंपोनेंट आपस में किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। इनमें से एक था KCL जो पहले डिस्कस किया, दूसरा था KVL जिसको अभी डिस्कस किया। KCL कहता था समेशन ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट एग्जिटिंग अ नोड। KVL कहता था कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज is equal to sum of all the voltage that drops in a loop, ये दोनों इक्वल हैं। जो KCL था वो हमने देखा कि ये लगता है नोड के ऊपर, और जो KVL है ये लगता है लूप के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको कनेक्शन लॉ जिसके अंदर किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, KCL KVL, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर वीडियो का फ़ायदा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।